नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज आपको भारत की राजनीति की कुछ बड़ी घटनाएं बताएंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हुआ उसका भी पूरा अपडेट देंगे। लेकिन क्या वाकई में इस वक्त नरेंद्र मोदी की भाजपा के सामने कोई टक्कर में नहीं है? प्रधानमंत्री ने असम से ये बात कही कि 2024 के बाद 1.5 साल में अगर आप देखें तो सारा चुनावी रिकॉर्ड यही बताता है कि देश बीजेपी के ऊपर लगातार भरोसा जता रहा है। ये बात रिकॉर्ड पर ठीक भी लगती है क्योंकि 2024 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें से अगर आप एक झारखंड का और कश्मीर का चुनाव निकाल दें, कश्मीर में भी आधी जीत तो बीजेपी की मानी जाती है। झारखंड आप कह दें कि बीजेपी हार गई, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और अब महाराष्ट्र की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई समेत बीजेपी ने इसमें धमाकेदार जीत हासिल की है। आने वाले साल में कई सारे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये कि नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और किसी ने, जैसा कि उम्मीद थी ही, कोई और किसी और ने पर्चा नहीं भरा और अब नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। अगर आप जेपी नड्डा जी के टर्म से उनकी एक बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, हो जाएंगे अब, तो 6 साल का कार्यकाल उनको मिला, जिसमें 2024 का एक लोकसभा चुनाव जिसमें नंबर कम हुए लेकिन तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। तकरीबन 33 विधानसभा चुनाव उन्होंने इस बीच में अपनी पार्टी को लड़वाया, जिसमें 60% के औसत से उन्होंने 19-20 चुनाव जीते भी। तो इसको एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा, मतलब एक अच्छी विरासत छोड़कर जेपी नड्डा जा रहे हैं और नितिन नवीन को उसको आगे बढ़ाना है। नितिन नवीन की उम्र मात्र 45 साल है। बीजेपी ने यह फैसला किया उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का, इससे हर किसी को बहुत हैरानी हुई। हालांकि बाद में उसके क्या वजह थी उसके पीछे की सब सामने आई कि कहां से क्या कॉन्फिडेंस नितिन नवीन ने बीजेपी लीडरशिप को दिया था। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस क्रूशल ईयर में पार्टी को उन जगहों पर जीत दिलाना जहां अब तक भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई है। इसमें 3 सबसे प्रमुख राज्य हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ये चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बंगाल के बारे में जो लोग वहाँ जाकर के आके रिपोर्ट कर रहे हैं, या जो कुछ सिफोलॉजिस्ट जो हैं कुछ सर्वे वगैरह कर रहे हैं, कुछ बहुत सी बातें ऑन रिकॉर्ड आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, लेकिन मोटा मोटा बंगाल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का फिलहाल ये दिखाई देता है कि बीजेपी फाइट में है। हो सकता है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस चंद कदम उनसे आगे दिखाई देती हो किसी को, लेकिन ये स्थिति इससे जो पूर्व इलेक्शन था 2021 वाला, वहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर चुकी है। अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर, टिपिंग पॉइंट पर क्या वो इस चुनाव को ला पाएगी अगले 3 महीनों के अंदर, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर, उसके इश्यूज पर, उसके प्रचार पर और अंत में वोटर को निकालकर पोलिंग बूथ पर वोट डलवाने में कितनी कामयाब होती है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इन सारे विभागों में, सारे डिपार्टमेंट्स में तृणमूल कांग्रेस उससे कहीं 19 नहीं है, बल्कि कहीं कहीं 21 ही है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट पश्चिम बंगाल का बन रहा है, मगर बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरीके से टक्कर में, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बात बंगाल में करना बेमानी है। दूसरे राज्य की आप बात कर लीजिए, असम की बात कर लेते हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं तो 2 बार से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को असम में अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। असम को लेकर के संगठन की बैठक भी हुई जिसमें राहुल गांधी थे और काफ़ी लंबी वो बैठक चली है। डीके शिव कुमार को भी वहाँ पर नियुक्त किया गया है ऑब्जर्वर के तौर पर। वो प्रियंका गांधी के काफ़ी क्लोज माने भी जाते हैं। तो एक मजबूत टीम, भूपेश बघेल को भी वहाँ उतारा गया। तो एक मजबूत टीम जो है वो असम में कांग्रेस पार्टी ने उतारी है। वो उसको वहां वैसा ही कॉन्टेस्ट बनाना चाहती है जैसी बंगाल के अंदर बीजेपी टीएमसी के सामने। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत शार्प श्रूड कस्टमर है हेमंत विश्व शर्मा के शक्ल में। उनके मुद्दे, हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में लीड किया है, और सब जानते हैं कि उनकी अपनी स्टेट पर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर एक बहुत बड़ी पकड़ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनको दिल्ली का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब दिल्ली से उनकी जितनी सहायता हो सकती है उतनी की जाएगी। तो हेमंत विश्व शर्मा को हराना चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन यह भी एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस पार्टी को कुछ स्कोप दिखाई देता है। अब आ जाइए दक्षिण के 2 राज्यों में। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी राज्य से है तो वो है केरल से। राहुल गांधी और उनकी टीम को यह लगता है कि इस बार केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी ही चाहिए। इसलिए शायद वहां अब चर्चाएं इस बात को लेकर ज्यादा हो गई हैं कि अगर सरकार बनती है तो फिर लीडरशिप कौन संभालेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और चर्चाएं कि दिल्ली में जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो बनना चाहते हैं वहां के मुख्यमंत्री। लेकिन केरल की लॉबी बड़ी मजबूत बताई जाती है कांग्रेस पार्टी में, और वहाँ पर इतना आसान नहीं हुआ किसी वेणुगोपाल के लिए यूं पैराशूट करके वहाँ पर स्टेट की पॉलिटिक्स में, और वो भी नंबर 1 सीट पर, सबसे आगे की सीट पर, सीएम कुर्सी पर बैठ जाना।
लेकिन ये बात ठीक है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के पास वाकई एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। लेफ्ट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है वहां पर। और बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी दावा भले ही कर रही है कि इस बार उसका वहां सीएम बनेगा, लेकिन वो कौड़ी अभी बहुत दूर की है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन अब राज्य के अंदर एक ताकत के तौर पर उभर रही है। लेकिन ये इलेक्शन कांग्रेस का इलेक्शन है केरल के अंदर। आप देखें कि इसको कितना भुना पाती है इस मौके को कांग्रेस पार्टी। तमिलनाडु की अगर आप बात करेंगे तो तमिलनाडु की परिस्थिति के बारे में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की राय अभी भी बटी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरी डीएमके जो इस वक्त सरकार में है, स्टालिन एक बड़ी टाइट शिप चला रहे हैं। मुद्दे उनके और एआईएडीएमके के लगभग एक जैसे रहते हैं। सब द्रमुक राजनीति करते हैं, द्रविडियन राजनीति करते हैं दोनों पार्टियां वहां की, बल्कि वहां की सारी ही पार्टियां। वहां खेल अलायंसेस का है। एआईएडीएमके का सबसे बड़ा हैंडीकैप ये है कि उनके पास स्टालिन जैसा सीनियर लीडर नहीं है। जयललिता जी के गुजर जाने के बाद अब डीएमके की वापसी हुई सत्ता में, और बीजेपी एआईएडीएमके के साथ जरूर है। उसको लगता भी है कि इस बार चुनाव में मौका है, लेकिन ये एक बड़ी इवन सी फाइट होगी। अब इसमें देखना होगा कि दिल्ली से बीजेपी कितनी ताकत उसमें लगा पाती है, और एआईएडीएमके ने अपना बेस जो है कितना बचा करके रखा है। वरना इस वक्त अगर आप वहां देखें तो कांग्रेस जो है उसको ये लग रहा है कि डीएमके के साथ चलने में ही जो है उसकी भलाई है, क्योंकि उस वहां एक तीसरा प्लेयर उभर करके आ गया, चौथा प्लेयर बल्कि कहना चाहिए, एक्टर विजय की पार्टी टीवी के। एक वक्त था जब बीजेपी को भी उनमें उम्मीद दिखाई देती थी। अब कांग्रेस पार्टी की भी चर्चाएं शुरू हो गई कि वो विजय के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी कहीं किसी का कोई समझौता जो है वो फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर कोई अभी असेस कर रहा है विजय को, लेकिन विजय एक पोटेंट फोर्स हैं, एक अच्छी शक्ति बन रहे हैं वहाँ के चुनाव में। कम से कम एक फैक्टर तो बन ही गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वहाँ पर नंबर 2 की टीमें हैं। नंबर 1 पर डीएमके और एआईएडीएमके, लड़ाई उन्हीं के बीच होगी, और जो जीतता है उसमें एक सहयोगी की भूमिका में कांग्रेस या बीजेपी रहेगी। तो ये था एक चुनावी जो लैंडस्केप इस वक्त देश का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो कुछ राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है, कल वो रायबरेली में होंगे। इस वक्त मनरेगा का जो जी राम जी कानून बना दिया गया, उसमें एक अच्छी उम्मीद कांग्रेस को दिख रही है कि इसको अगर भुनाया जाए तो भारत के ग्रामीण परिवेश में कांग्रेस पार्टी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर से क्रिएट कर सकती है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर में इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी कल रायबरेली जाएंगे। वो मनरेगा वर्कर से मुलाकात भी करेंगे, और 26 जनवरी से वो एक संविधान बचाओ पदयात्रा भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर कुछ फेजेस में जो है पूरे देश भर के अंदर लगाई जाए, इसकी भी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता देते हैं। बड़ी खबर जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो यूएई के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है। वैसे तो इस विजिट में कुछ ऐसा चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब उनकी आइटिनरी देखी गई तो उसमें पता चला कि वो केवल 2 घंटे के लिए भारत आ रहे हैं। केवल 2 घंटे के लिए भारत आ रहे हैं, जिसमें उनका 1.5 घंटे के करीब प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। वो एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद सीधे एयरपोर्ट और फिर वापस। तो ऐसी कौन सी खास बात है जो फोन पे नहीं हो सकती, जिसके लिए यूएई जैसे देश के राष्ट्रपति को फिजिकली भारत आना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए? इसको लेकर के कोई अभी अंदर की जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन जानकार लोग 2 विषय बता रहे हैं कि जो यूएई के लिए एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त। पहला, सऊदी अरब के साथ उसकी एक बनती हुई राइवलरी, जिसकी वजह यमन है। यमन में एक फैक्शन को मिलिट्री असिस्टेंस यूएई दे रहा था, एक फैक्शन को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। आपको मालूम है सऊदी अरब ने यमन पर उस घटक पर हमला भी किया जिसके समर्थन में यूएई खड़ा है। उसके बाद यूएई ने अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर ली थी। तो इस राइवलरी में क्या भारत को कोई एक पक्ष लेने के लिए यूएई कह रहा है? एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। और ईरान में गल्फ स्टेट्स का या अरब कंट्रीज़ का जो अभी रोल रहा ट्रंप को हमला करने से रोकने में, वो भी अब सामने आ गया है। तो क्या उससे जुड़ी कोई खास बात जो है वो हो सकती है? लेकिन एक बड़ी खबर होगी जिसकी जब भी अंदर की बात निकल करके सामने आती है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसा न्योता दिया जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उन्होंने एक जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था गाजा को लेकर के,
अब उसमें उन्होंने दुनिया भर के कई देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। उसका न्योता उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है कि आप उसके सदस्य बन सकते हैं। वो न्योता कई देशों के पास गया, पाकिस्तान के पास भी गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शक्ल दे दी है। वो दरअसल इस बोर्ड ऑफ पीस को, जिसका मैंडेट केवल गाजा को गवर्न करने का था या गाजा में शांति व्यवस्था बनी रहे, गाजा का रीडेवलपमेंट हो, उसको सुनिश्चित करना था, उन्होंने इसको एक यूएन के समवर्ती, यूनाइटेड नेशंस के समवर्ती एक संस्था के तौर पर बनाने का इरादा बना लिया है। मतलब वो इसको एक सेकंड यूएन बना देना चाहते हैं। वैसे भी वो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी से अमेरिका को बाहर ले जा चुके हैं। अब उनको लगता है कि यूएन डिफंक्ट हो गया है, यूएन जिस काम के लिए बनाया गया था उसका जो मैंडेट है उसके पास वो ताकत नहीं है। अब एक नए किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कराए, ऐसी जगहों पर जाकर के शांति की पहल करे, जैसे गाजा है या अभी जो वेनेजुएला में हुआ या अभी जो ईरान में परिस्थिति बनी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अपने आप को दुनिया के चौधरी के तौर पर स्थापित कर देना चाहते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि $1 बिलियन की फीस भी लगेगी। अगर जो भी देश इसका मेंबर बनना चाहता है तो उसको $1 बिलियन जो है इसके फंड में देना पड़ेगा। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल यह कि भारत करेगा क्या। एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य, जिसका भविष्य कुछ साफ नहीं है, इसका आधार क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इस अभी सब कुछ ग्रे एरिया में है और उसका न्योता आ चुका है। इस न्योते का कुछ तो जवाब देना है, या तो हाँ में देना है या ना में देना है। हर चीज़ जो है टाली या लटकाई तो नहीं जा सकती। तो भारत क्या करेगा ये देखना होगा, इसलिए जानते हुए कि हमारे उनके संबंध जो हैं अभी बहुत एक नाजुक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। हमारी उनकी ट्रेड डील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बताया जा रहा है कि लेगवर्क सारा पूरा हो चुका है, केवल ट्रंप की हाँ की देर है, लेकिन वो हाँ आके नहीं दे रही है। हमारे ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो टैरिफ हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ईरान से व्यापार करने पर और 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है, तो खबर आई भारत ने चाबहार पोर्ट को एग्जिट कर दिया है। तो इन सारी बातों को देखते हुए भारत जो भी फैसला लेगा उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को देखकर कोई निर्णय जरूर करेंगे, लेकिन एक असमंजस की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्योता भारत को देख करके हमें ज़रूर पहुंचा दिया है। एक ये बात मुझे आपसे करनी थी। पाकिस्तान से मैं एक खबर आपको देना चाह रहा था। पाकिस्तान में लगातार अब इस बात की चर्चाएं बढ़ गई हैं, खबरें आना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई हैं कि वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ इस वक्त जो सत्ता में हैं, मतलब PMLN नवाज शरीफ की पार्टी और शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई जो प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी PPP पीपल्स पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो इस वक्त एक किस्म से वहाँ पर सत्ता शेयर कर रहे हैं, इनको इमरान खान से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिशें जो हैं इनकी तरफ से बढ़ती जा रही हैं। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इन दोनों पार्टियों को ये समझ में आ रहा है कि देश में अगर वाकई कोई लोकप्रिय पार्टी है तो वो इमरान खान की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI। और जो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त उसके पास है, ये पार्टियां सत्ता में रहकर वो पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर नहीं कर पा रही हैं। उल्टा पाकिस्तान का सारा जो एक किस्म का लोकतांत्रिक ढांचा था वो आसिम मुनीर पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुके हैं। अब चर्चा तो ये चल रही है कि वहाँ पर वोटिंग एज भी बढ़ाई जा सकती है, 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जा सकती है, ताकि खास तौर पर वो यूथ जिसके अंदर इमरान खान बेहद लोकप्रिय है उसको डिसएनफ्रेंचाइज किया जा सके, मतलब उससे वोट ही छीन लिया जाए। अब इन सारी बातों को देखते हुए PM नवाज शरीफ ने भी कहा जा रहा है कि इमरान खान तक मैसेज पहुंचाया है कि हमें डायलॉग करना चाहिए। जरदारी की पार्टी पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुकी है, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं तो एक कम से कम एक लचीला रुख दिखा रही है इमरान खान को लेकर के। तो क्या इमरान खान की जेल से बाहर आने की कोई भूमिका बन रही है? वो मौका लम्हा शायद अभी दूर हो, लेकिन इमरान खान अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस लगातार पाकिस्तान के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में दूर है, लेकिन क्या वहाँ की पार्टियाँ जो इमरान खान के अलावा जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनको ये खतरा आसिम मुनीर की शक्ल में दिखाई देने लगा है कि आज जो इमरान खान के साथ हुआ या किसी के साथ भी हो सकता है, आज जो सत्ता में है कभी उनकी जगह किसी और के सर पर आसिम मुनीर हाथ रख सकता है, तो फिर उनका हश्र क्या होगा। तो पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त एक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में है जहां पर किसी भी दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो ये इस वक्त भारत की राजनीति का
दुनिया में बड़ी खबरों का और आपके पड़ोस में जो राजनीति हो रही है, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उससे जुड़ा एक अपडेट था भारत की खबर में। आज इतना ही।